Today in this video we are going to start the explanation of the poem named Aunt Jennifer's Tiger, written by Andrene Rich. Andrene Rich was born in 1929 in Baltimore, Maryland, USA. तो basically वो US की थी. She is widely known for her involvement in contemporary women's movement as a poet and theorist. So उनका जो इन्वॉल्वमेंट रहा है वो काफ़ी वुमेंस मूवमेंट में रहा है, वुमेन के लिए, फ्रीडम के लिए रहा है, पोएट एज अ पोएट भी रहा है और एज अ थ्योरिस्ट भी रहा है. शी हैज़ पब्लिश्ड 19 वॉल्यूम्स ऑफ पोएट्री, 3 कलेक्शंस ऑफ एसे एंड अदर राइटिंग्स. तो उन्होंने 19 वॉल्यूम्स पोएट्री की पब्लिश करी हैं, 3 एसेज पब्लिश किए हैं, कलेक्शन ऑफ एसेज, और काफ़ी सारी राइटिंग्स और भी हैं. अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ऑफ रेशिज्म एंड मिलिट्रिज्म इकोज थ्रू हर वर्क. जो रेसिज्म है यूएस में भी उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा मेल फीमेल में कंपैरिजन था, रेसिज्म था बेस्ड ऑन जेंडर. सो उनकी जो बेसिक कंसर्न रही है वो हमेशा रही है फेमिनिस्ट कंसर्न रही है उनकी, हमेशा फीमेल्स को लेकर उनकी कंसर्न वॉज देयर. द पोम ऑन जेनिफर्स टाइगर एड्रेसेस द कॉन्स्ट्रेंट्स ऑफ मैरिड लाइफ अ वुमेन एक्सपीरियंस. उन्होंने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे एड्रेस किया है कि जब एक फ़ीमेल शादी करती है, व्हेन शी इज़ मैरिड, उसको क्या क्या चीज़ें बेयर करनी पड़ती हैं, जब और उसकी जो डिज़ायर होती है टू फ्री हर सेल्फ फ्रॉम द क्लचेस ऑफ अ बैड मैरिज एंड सच अ पैट्रियार्कल सोसाइटी, वॉट ऑल शी बेयर्स, वॉट ऑल अ वुमेन बेयर्स, सोसाइटी की वजह से, मैरिज की वजह से. तो उनको वुमेन्स को सप्रेस किया जाता था उस टाइम पे. सो दिस इज़ वॉट इज़ द मेन कंसर्न ऑफ द पोएट हेयर इन दिस पोम. Okay, so here Anthony Rich in this poem tells us that in the male dominant world, a woman of her time was only supposed to be dutiful homemaker. So क्या होता था जब ये जो सोसाइटी थी उस टाइम पे सोसाइटी थी मेल डोमिनेंट, मेल्स को डोमिनेट किया जाता था. बट जब मेल्स डोमिनेट करते थे सोसाइटी में तो वुमेन का काम क्या होता था? वुमेन वॉज ओनली सपोज टू बी अ होम मेकर, हमेशा एक हाउस वाइफ की तरह घर पे रहने वाली, जो जॉब नहीं कर सकती बाहर. तो ये सब बहुत सारे कंसर्न्स थे रिलेटेड टू अ फीमेल. दिस पोएम थ्रू द वर्ल्ड ऑफ आंटी जेनिफर tell us about inner desire to free herself from the clutches of abusive marriage and patriarchal society. Now ये जो पोम है वो हमें आंटी जेनिफर के थ्रू हमें बताती है कि जो एक फ़ीमेल की इनर डिज़ायर्स होती हैं कि वो उसको फ्रीडम मिले, वो जितने भी ये जो क्लचेस हैं ऑफ एब्यूज़िव मैरिज के और ये जो सोसाइटी के जितने भी ये जो वो बंधी हुई है उससे वो फ्री हो जाए, उसको उस चीज़ से फ्रीडम मिल जाए. दिस इज़ वॉट दिस पोम इज़ अबाउट. Okay, now first of all I will give you a summary of this poem and then I will explain you paragraph wise. So now this poet expresses the inner feeling of woman. यहाँ पे आंटी जेनिफर के थ्रू एक वुमेन की इनर फीलिंग्स को बताया गया है. The aunt is embroidering a motive comprising of energetic female tiger moving freely around the bright greenie. She is living a life of submissiveness to her husband's command. Now जो यहाँ पे आंट जेनिफर होती है उनके हस्बैंड बहुत डोमिनेटेड होते हैं. हमें यही पता चलता है जैसे जैसे वो पोएम में आगे बढ़ती हैं कि जो हस्बैंड है वो मेल है क्योंकि तो वो डोमिनेट करते हैं उन पे, और जो वाइफ है आंट जेनिफर वो उनको डर की वजह से उनको लाइफ जो है वो बहुत ही सप्रेस होकर जीनी पड़ती है, अपने हस्बैंड के कमांड पे जीनी पड़ती है. क्योंकि
उस टाइम पे women can't work outside, they can't do jobs, so that is the reason they were dependent on males. This इसी की वजह से they have to bear all these things. So her acts are dominated by him and she fears him constantly. This pattern of free and fearless tiger reflects her inner desires to live a free and fearless life. The tigers are graceful, elegant and bright. So यहाँ पे जो टाइगर है वो बता रहा है कि जब आंट जेनिफर एक टाइगर को देखती हैं, बहुत ही एनर्जेटिक है, किसी से डरता नहीं है और इधर उधर फ्रीली मूव कर रहा है, तो वो भी वही चाहती हैं. उनकी भी डिज़ायर यही है कि वो इस टाइगर की तरह she also wants to be fearless and desire to live a free life. Aunt Jennifer's finger tremble as she embroiders. She is old but still fears her husband. She does not enjoy the freedom to do anything as per her wish. She is scared doing the embroidery too and fears his wrath. Now यहाँ पर जैसे मेल डोमिनेट करती हैं तो मे बी जो उनकी मैरिज है वो एब्यूज़िव है, मतलब मारपीट होती है, एब्यूज़िव लैंग्वेज यूज़ होती है. सो दैट इज़ द रीज़न शी इज़ वेरी स्कैर्ड ऑफ हर हस्बैंड. सो वो एम्ब्रॉयडरी कर रही होती हैं. एम्ब्रॉयडरी करते करते उनके हाथ ट्रेम्बल करते हैं. शी इज़ ओल्ड बट जो वो ट्रेम्बलिंग है, वो जो हाथ शेक करने की वजह है, वो है उनके हस्बैंड का फियर. वो कुछ भी नहीं कर पाती हैं फ्रीडम से, अपनी फ्रीडम इंजॉय ही नहीं कर पाती क्योंकि उन्हें फ्रीडम है ही नहीं कुछ करने के लिए. Since the day she got married, she had been fulfilling the demands of her husband. The wedding ring on her hand is a constant reminder that she belongs to her husband. Now, जब से उनकी शादी हुई है तब से वो सिर्फ और सिर्फ किसकी डिमांड्स पूरी कर रही हैं? अपने हस्बैंड की. अपने हस्बैंड्स की विशेस पूरी कर रही हैं, उनकी डिमांड्स पूरी कर रही हैं, एब्यूज़िव मैरिज में रह रही हैं जबकि उन्हें नहीं रहना. ये सब क्यों है? बिकॉज शी इज़ डिपेंडेंट on the basis of money, on the basis of the society. She is dependent on him. Now जो उनकी रिंग है, जो उनकी वेडिंग रिंग है जो वो पहनी हुई है अपने हाथ में, वो एक कांस्टेंट रिमाइंडर है उनके लिए कि वो अपने हस्बैंड को बिलोंग करती हैं. द बर्डन ऑफ डिमांडिंग मैरिज हैज़ एग्जॉस्टेड हर. वो एग्जॉस्ट हो गई हैं, वो बिल्कुल ख़त्म हो गई हैं अपनी जो डिमांडिंग मैरिज को, उन डिमांड्स को पूरी करते करते, फुलफ़िल करते करते. द टॉर्मेंट विल नॉट एंड अनटिल हर डेथ. और उनकी डेथ तक, शी नो कि उनकी जब तक डेथ नहीं हो जाती तब तक वो जो टॉर्मेंट है, वो जो टॉर्चर है, वो नहीं जाएगा. इवन आफ्टर हर डेथ द रिंग विल रिमेन ऑन हर हैंड एंड शी विल नेवर बी फ्री. इवन आफ्टर उनकी डेथ हो जाएगी, उनका जो हैंड में जो उनकी रिंग होगी वो रहेगी, तब भी रहेगी और वो कभी भी फ्री नहीं हो सकती इस चीज़ से. ऑन द अदर हैंड द टाइगर दैट इज़ एम्ब्रॉयडरिंग वाइल will continue to move around freely forever. Now जो एम्ब्रॉयडरी कर रही हैं, जो किसी कपड़े पे एम्ब्रॉयडरी कर रही हैं, वो टाइगर बना रही हैं. एम्ब्रॉयडरी करके वो टाइगर बना रही हैं. तो नाउ शी इज़ थिंकिंग कि जो वो टाइगर जो वो एम्ब्रॉयडर में बना रही हैं वो कितना फ्री है, कितना लकी है, जो फ्री है फॉर एवर. ही इज़ फियरलेस, फ्री फॉर एवर. हर डिज़ायर ऑफ फ्रीडम एंड फियरलेसनेस विल लिव ऑन थ्रू हर टाइगर्स. नाउ जो उनकी जो फ्रीडम है और जो फियरलेसनेस है वो बिल्कुल वैसी ही चाहती हैं जैसी एक टाइगर के पास है. ओके, दिस इज़ द शॉर्ट समरी ऑफ दिस पोएम. नाउ वी विल डिस्कस, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रीड द होल पोएम एंड देन आई विल explain you. Let's read. Aunt Jennifer's tiger prance across the screen, bright topaz denizens of a world of green. They do not fear the men beneath the tree. They pace in sleek, chivalric certainty. Aunt Jennifer's finger, fluttering through her wool, find even the ivory needle hard to pull. The massive weight of Uncle's wedding hand sits heavily upon Aunt Jennifer's hand. When Aunt is dead, her terrified hand will lie, still ringed with ordeals which was mastered by
The tigers in the panel that she made will go on prancing, proud and unafraid. Now the first stanza is Aunt Jennifer's tiger prance. Okay. Across a screen, bright topaz denizens of the world of green. They do not fear the men beneath the tree. They pace in sleek, chivalric certainty. The meaning of prance here is to move with high, springy steps. ठीक है, तेज तेज भागना, बड़े बड़े स्टेप्स लेकर, दैट इज द मीनिंग ऑफ प्रैंस. ओके. टोपाज. टोपाज मीन्स येलो स्टोन. तो एक येलो स्टोन होता है, उसको टोपाज बोलते हैं. ओके. शिवैरलिक मतलब होता है वेरी पोलाइट, ऑनेस्ट एंड काइंड बिहेवियर. Now, the literary device used in this paragraph is anaphora. Anaphora is the use of some words in two consecutive lines. Same words जब हम दो consecutive lines में use करते हैं तो उसको, उस literary device को हम बोलते हैं anaphora. Last two lines, they do not fear, then they pace. So they here is there is anaphora, use of anaphora. Then there is metaphor, use of topaz to describe the yellow color of tiger. तो यहाँ पे जब दो चीज़ों को जो बिल्कुल डिफरेंट होते हैं उनको कंपेयर किया जाता है, दैट इज़ मेटाफोर. तो हम यहाँ पे येलो स्टोन जिसको टोपाज बोलते हैं उसके साथ कंपेयर कर रहे हैं येलो कलर ऑफ टाइगर को. सो यहाँ पर ये दोनों literary device used हुई हैं. This paragraph means the first line Aunt Jennifer tiger prance across the screen. Now the poet is talking about a lady whom she address as Aunt Jennifer. Aunt Jennifer के बारे में बात हो रही है जिनको हमने एड्रेस किया है. Now she is embroidering a piece of cloth. It could be a table cloth or a hanging wall. ये mention नहीं है poem में. The pattern shows tiger who are moving and jumping around all over the fabric. जो पैटर्न जो वो बना रही हैं टाइगर का, वो ऐसा लग रहा है कि वो इधर से उधर जंप कर रहा है पूरे फैब्रिक में. Now she has designed it with beautiful tiger which are running fearlessly in the green forest. तो वो अपनी जितनी भी अंदर की जो उनकी फीलिंग्स हैं वो उस क्लॉथ पे बना रही हैं, वो एम्ब्रॉयडर कर रही हैं. तो एम्ब्रॉयडर वो क्या कर रही हैं, एक फ्री टाइगर जो रन कर रहा है ग्रीन फॉरेस्ट में. ओके. देन ब्राइट टोपाज denizens of world of green. This tells she has described the beauty by comparing them with a precious येलो स्टोन नोन एज टोपास. तो वो जो कलर है, जो टाइगर का कलर येलो कलर है, वो किससे कंपेयर हो रहा है, येलो स्टोन से जिसका जो है टोपास. शी सेज दैट दे अपीयर ब्राइट येलो इन द ग्रीन बैकड्रॉप ऑफ द फॉरेस्ट. शी इज सेइंग कि जो टाइगर्स हैं वो ब्राइट येलो कलर के दिखते हैं जब वो फॉरेस्ट में भाग रहे होते हैं इधर उधर. दे आर फियरलेस एंड दे डू नॉट आर नॉट अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ मैन. वो The third line says they do not fear. That means कि जो tigers हैं they are fearless. और and the men beneath the tree मतलब they are not scared of men. तो वो men से scared नहीं होते हैं वो. They are not affected by the presence of men. Here we can sense the contrast of behavior between the tiger and aunt. तो यहाँ पे एक contrasting nature दिख रहा है टाइगर का और आंट का. दो द टाइगर डिजाइंड बाय हर आर फियरलेस बट शी हरसेल्फ इज अफ्रेड ऑफ हर हस्बैंड. जो टाइगर आंट ने खुद बनाया है वो तो फियरलेस है पर वो खुद अपने हस्बैंड से अफ्रेड है. फर्दर द पोएट सेज दैट द टाइगर आर प्राउड एंड फियरलेस सिटीजन्स ऑफ फॉरेस्ट. सो इन द लास्ट लाइन दे से they space in sleek chivalric certainty. By this the poet is trying to say जो टाइगर्स हैं वो प्राउड हैं,
फियरलेस सिटीजन्स हैं, जो डरते नहीं हैं किसी से, ऑफ द फॉरेस्ट, जो उनका रहने की जगह है. दे आर वेरी शाइनी एंड एलिगेंट, और उनकी तारीफ़ हो रही है कि बहुत शाइनी हैं, बहुत एलिगेंट हैं, और दे आर फुल ऑफ जेंटलमैन्स ग्रेस. ठीक है, दिस इज़ वॉट the first paragraph meant. Now that's it for the video. I will explain you further in the next video. Till then, just go through the explanation, and if you have any doubt, you can ask. Thank you.